बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं छत पर बैठा अखबार पढ़ रहा था जब मुझे नीचे से शोर की आवाज़ आने लगी थी। मैंने सोचा कि न जाने क्या हो गया है, इसीलिए जल्दी से नीचे उतर आया था। मेरी फुप्पो बड़े गुस्से में लग रही थी। मुझे उनकी आमद के मुतालिक इल्म नहीं हुआ था। मैं चुपचाप जाकर उनके पास खड़ा हो गया था और सारा माजरा समझने की कोशिश करने लगा था। फुप्पो ने अपनी बंद मुट्ठी खोली और मंगनी की अंगूठी उठाकर मेज़ पर पटक दी थी। वो कहने लगी, ये संभालो अपनी पतली सी अंगूठी, सोने के नाम पर धब्बा है ये। मैंने तुम लोगों को बहुत ज़्यादा वक्त दे दिया था, अब मैं तुम लोगों के लिए मजीद कुछ भी नहीं कर सकती। 2 साल का अरसा बहुत ज़्यादा होता है। मैंने तुम लोगों को 2 साल दिए कि अपनी बच्ची का जहेज बना लो और मेरे राशिद के लिए भी कोई छोटी मोटी जॉब ढूंढ दो, लेकिन तुम लोग मेरे राशिद के लिए क्या करते? तुम लोगों का तो अपना सैफ ही बेरोजगार है। मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते मौजूद हैं। मैं हाथ जोड़कर माजरत करती हूँ, आप लोग अपनी बेटी का ये रिश्ता ख़त्म ही समझे। मैं अपने बेटे की कहीं और शादी कर दूंगी। अम्मी ने पप्पू के सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, बहन इतना जुल्म मत करना, अपने मरहूम भाई की ही लाज रख लो। वो बहुत खुश था कि चलो मेरी एक बेटी मेरी बहन के घर ब्याई जाएगी, दूसरी 2 का भी अल्लाह मालिक है। अगर आपने ये रिश्ता तोड़ दिया तो इस्माइल की रूह कब्र में तड़प जाएगी। पप्पू कहने लगी, बस बस रहने दो। ये जो 2 साल मैंने तुम लोगों को दिए थे ना, ये अपने मरहूम भाई का ख्याल करके ही दिए थे। मेरी अम्मी फूट फूट कर रो रही थी, जबकि पप्पू जल्लाद बनी हमें सज़ा सुना रही थी। मैं समीना का बड़ा भाई था। मुझे इल्म था कि वो अपने मंगेतर को बहुत चाहती है। अगर ये रिश्ता टूट गया तो वो भी टूट कर रह जाएगी। मैं बोला, पप्पू आखिर आपको हो क्या गया है? ये रिश्ता तोड़ने की क्या ज़रूरत पेश आ गई है? पप्पू कहने लगी, जिन लड़कियों के भाई तुम जैसे बेकार होते हैं ना, उनके रिश्ते पर इसी तरह से टूट जाते हैं। तुमने ना अपने लिए कोई जॉब ढूंढी और ना ही मेरे बेटे के लिए। तुम इतना तो कर सकते थे ना, तुम कुछ तो जहेज जोड़ सकते थे, कोई छोटी मोटी गाड़ी अपनी बहन के लिए खरीद सकते थे। मैं बोला, पप्पू आपको तो इल्म है कि आजकल नौकरी ढूंढना कितना मुश्किल है। राशिद भाई भी तो नहीं ढूंढ पाए ना, फिर मैं क्या कर सकता था? पप्पू कहने लगी, मेरे बेटे के लिए तो एक बहुत ही अच्छे खाते पीते घर की लड़की का रिश्ता आया है। वो ना सिर्फ मेरे बेटे राशिद को जॉब दिलवा देंगे, बल्कि उसको गाड़ी भी खरीद देंगे। जहेज में अपनी बेटी को हर सहूलत देंगे, टीवी, फ्रिज, एसी, जनरेटर, बेड, सोफे, यहाँ तक कि मेरे लिए भी 3 तोले का सेट बनवा देंगे। मैं ये तफसीलात सुनकर हैरान रह गया था। फुप्पो ने जल्दी से हाथ आगे बढ़ाकर समीना का हाथ पकड़ लिया और उसकी उंगली में पहनी हुई सोने की अंगूठी उतारकर अपने साथ ले गई थी। फुप्पो के जाने के बाद हमारे घर में बड़ा कोहराम मचा था। अम्मी तो समीना के गले लगकर फूट फूट कर ऐसे रो रही थी कि खुदा न खास्ता किसी की मौत वाक़ई हो गई हो। मैंने अम्मी से कहा कि क्या हो गया है आपको, हौसला करें, आप तो समीना का भी दिल छोटा कर रही हैं। तो समीना एकदम से चुप कर गई थी। उसने अपने आंसू पोंछ डाले थे। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगी, भाई फुप्पो ठीक ही कह रही थी कि जिनके भाई आप जैसे हों, उन लड़कियों की मंगनियां ऐसे ही टूटती हैं। भाई 2 साल में तो लोग महल खड़े कर लेते हैं। 2 साल सच में बहुत बड़ा अरसा होता है। इतनी देर में तो बच्चा चलने लगता है, बोलने लगता है, और आप मेरे लिए कुछ भी ना जोड़ पाए। इस मंगनी के टूटने का सहरा आपके सर जाता है। मुझे फुप्पो से कोई गिला नहीं है, क्योंकि उनकी तो नेचर शुरू से ही लालची है। हमें उनके मुतालिक इल्म था। भाई शिकवा तो मुझे आपसे है, आप मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाए। अपनी बहन की बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया था। मैं चुपचाप घर से निकल गया था। अब्बू की मौत के बाद से जो अब तक मैं खुद को मजबूत किए हुए था, आज जब्त के तमाम बंधन टूट गए थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरी बहन समीना मेरी वजह से आज बेतहाशा दुखी थी, मगर मेरा खुदा गवाह था कि मैंने जॉब ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की थी। मैंने दिन रात दुआएं की थी कि काश मेरा कोई सबब बन जाए, मुझे चाहे कोई छोटी सी ही जॉब मिल जाए। मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए थे, मगर मुझे कभी कामयाबी नहीं मिली थी। आज भी एक बहुत बड़ी कंपनी में मेरा इंटरव्यू था, इसीलिए मैं छत पर बैठा अखबार का मुताला कर रहा था कि अगर इंटरव्यू में मुझसे हालात हाज़िरा के मुतालिक कुछ पूछ लिया गया तो मैं उसका जवाब दे सकूं। मगर फिर ये वाक़या रोनुमा हो गया था। मैंने सोचा कि मैं अपनी जिस बहन का घर बसाने के लिए जॉब करना चाहता था, वो तो बसने से पहले ही उजड़ गया था। इसलिए मैंने इंटरव्यू देने का इरादा तर्क कर दिया था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं चचा नज़ीर की दुकान पर ही सारी ज़िंदगी मुलाजमत करता रहूँगा। मैं घर का खर्च चलाने के लिए मोहल्ले की एक दुकान में मुलाजमत करता था। यूं ही चलते चलते मैं बहुत दूर निकल आया था। मेरी नज़र अमीरों की रिहायशी एरिया पर पड़ी थी। मैं एक सफ़ेद बंगले के पास जाकर बैठ गया था और तेरे दिल में सोच रहा था कि ये अमीर लोग भी तो हमारे जैसे इंसान ही होते हैं ना। फिर इनके पास दुनिया जहाँ की हर खुशी, हर आसाइश क्यों होती है? हम जैसों के घर में तो रोटी पूरी करना मुश्किल हो जाता है।
जबकि ये लोग दावतें उड़ाते फिरते हैं। जिंदगी एक जैसी क्यों नहीं होती। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक मुझे किसी ने बड़े मुअद्दिब अंदाज से पुकारा था। साहब जी। मैंने चौंक कर ऊपर की जानिब देखा था। वहां पर एक मुलाजमा खड़ी थी। मैं हैरत से उसको देख रहा था जब वो कहने लगी, साहब जी आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं, जबकि हम सब हवेली में आपको ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं। मैं खामोशी रहा था जबकि मुलाजमा बोलती जा रही थी। वो फिर से गोया हुई, साहब जी वैसे तो आपका दिल बहुत बड़ा है, हम आप पर शक नहीं कर सकते। क्या आप मुलाजिमों को मुबारकबादी में रकम देने से घबरा कर यहाँ बैठे हैं? जब ये हकीकत नहीं है तो फिर क्या हकीकत है? बेगम साहिबा भी आपका इंतजार कर रही हैं। मुलाजमा ये सब बातें कर रही थी तो मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रही है। वो मुझ पर तंज कर रही है। शायद इस बंगले के बाहर बैठना मना था, जब भी तो वो आकर मुझे साहब जी कह रही थी। एक तरह से वो मेरा मजाक ही उड़ा रही थी। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ और दिल में सोचा, क्या हम जैसे गरीब लोगों को इतने बड़े बंगले के बाहर बैठना भी मना है? क्या हमारे यहाँ बैठने से अमीर लोगों की शान और शौकत में कमी आती है? मेरा दिल बड़ा दुख गया था। फिर मैं बोला, मैं माजरत खा हूँ, मैं यहाँ बैठ गया था, अब मैं चला जाता हूँ। मैं सड़क की तरफ बढ़ने लगा तो मुलाजमत जल्दी से भागकर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। वो बोली, क्या हो गया आपको? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे कह रही हूँ कि हवेली में सब आपकी मुंतजर है, आप कहाँ सड़क की जानिब चले जा रहे हैं? साहब जी आपके घर बेटा हुआ है, अल्लाह ने आपको बेटी जैसी नेमत से नवाजा है, और आप कह रहे हैं कि मैं चलता हूँ? मैं मुलाजमा की बात सुनकर हंस दिया था और बोला, क्या हो गया है, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई और तुम मुझे आकर नवीद सुना रही हो कि आपके घर बेटा पैदा हुआ है। मैंने कह दिया ना कि मैं आपके बंगले के सामने आकर बैठ गया था, ये मेरी गलती थी। मैंने इसके लिए आपसे माजरत भी कर ली है, तो फिर मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रही हो? मुलाजमा कहने लगी, इसमें मजाक वाली कौन सी बात है? मजाक तो आप कर रहे हैं। आप मेरे साथ बंगले में चलते क्यों नहीं हैं? बेगम साहिबा आपकी मुंतजर हैं, और अगर आपने थोड़ी देर और कर दी तो वो आपसे नाराज हो जाएंगी। आपको पता ही है, आपने बेगम साहिबा को सारी जिंदगी इतना प्यार दिया है कि वो आपकी जरा सी भी बेइतनाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब भी अगर आपको जाने में देर हो गई तो बेगम साहिबा आपसे नाराज हो जाएंगी। मैं भी उसकी बातें सुन ही रहा था कि बंगले से एक मर्द मुलाजिम भी निकल कर आ गया था। वो कहने लगा, साहब जी आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? हम सब आपके मुंतजर हैं। मैं तो अब हैरान हो गया था कि न जाने ये मुझे पागल बना रहे हैं या ये खुद से पागल बन रहे हैं। वो जब बार बार मुझे इसरार कर रहे थे कि आप मेरे साथ चलें तो मैं उनके साथ चल दिया। मैंने सोचा कि चलो इनके मजाक के बहाने मैं जाकर बंगला तो देख लूं कि अंदर से दिखता कैसा है, ज़रा मैं भी तो देखूं कि ये अमीर लोग रहते कैसे हैं। मैं बंगले के अंदर चला गया था, लेकिन ये देखकर तो हैरान रह गया कि वहाँ तो मेरा बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ था। सारे मुलाजिम लाइन बनाए खड़े थे और मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। हर शख्स मुझे कह रहा था कि आपको बेटा मुबारक हो, आपकी जायदाद का वारिस आ गया है। मैं उनकी यह हालत देखकर हंसने लगा था। न जाने वो मेरे साथ ये नाटक क्यों कर रहे थे। तभी एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर एक उम्र रसीदा औरत मेरी जानिब आई थी। वो कहने लगी, इमरान बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, बेटा अल्लाह ने हम पर बड़ा करम किया है। फिर मेरा माथा चूम कर वो बोली, वैसे हद होती है लापरवाही की। 2 घंटे हो गए हैं तुम्हारी औलाद को दुनिया में आए हुए और तुम अब घर वापस आए हो। तुम्हारी बीवी शिकवा कर रही थी मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा दिखा दूं। अब मैं हैरत ज़दा हो गया था। ये बात मजाक से बढ़ गई थी। वो औरत मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक कमरे में ले गई थी। बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी और साथ ही बेड पर एक लड़की भी लेटी हुई थी। मेरी जानिब देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, इमरान औरत की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त वो होता है जब वो बच्चे को जन्म देती है। उस वक्त उसे अपने शौहर की बड़ी ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन आप तो आज के दिन भी मेरे लिए वक्त नहीं निकाल पाए। आपने तो आज भी मुझे अपने घर वालों के सुपुर्द कर दिया था। मैं क्या बोलता? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन अचानक ही मेरी नज़र दीवार पर लटकी तस्वीर पर पड़ी थी। वो किसी और की नहीं बल्कि मेरी तस्वीर थी। मैं चलता हुआ उसके पास चला गया था और मुझे सारा माजरा समझने में बड़ी देर लग गई थी। शायद वो लड़का जिसका नाम इमरान है वो मेरा हमशक्ल है। वो इस घर का मालिक है। ये बंगला, ये शान और शौकत सब उसी की है। मैंने सोचा कि मैं सारा सच उन लोगों को बताकर वापस चला जाता हूँ कि मैं इमरान नहीं बल्कि मैं तो सैफ हूँ। मगर फिर ख्याल आया कि मैं क्यों ना आज के दिन इस घर में इमरान बनकर गुजार लूँ। मैं भी तो देखूँ कि आखिर अमीर लोग रहते कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो जिस बेड पर लेटते हैं वो कितना आरामदेह है। मैंने एक ही लम्हे में सारा फैसला कर लिया था। मैं उस लड़की की जानिब मुड़ा था जो कि इमरान की बीवी थी। मैं उससे बोला, बहुत बहुत मुबारक हो। दरअसल मैं बच्चे की खबर सुनकर अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाया था और तुम लोगों के सामने मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकता था, इसीलिए मैं घर से बाहर निकल गया था।
वो लड़की मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। वो मासूम सी प्यारी लड़की थी, मगर उस वक्त मेरी तवज्जो उस पर नहीं थी। मैं तो अपनी ज़िंदगी का ये एक दिन एंजॉय करना चाहता था। मैंने सोच लिया था कि जब इमरान वापस आएगा तो उससे माजरत कर लूँगा और उसको बता दूंगा कि मुझे तो तुम्हारे घर वाले ज़बरदस्ती इमरान बनाने पर तुले हुए थे। तो मैंने भी सोचा कि आखिर इसमें हर्जी क्या है। वो औरत कहने लगी, बेटा अब तो अपनी बीवी जरीना के पास जाकर बैठ जाओ, मैं ज़रा कुरान पाक की तिलावत कर लूँ। मुझे हैरत हुई थी कि इतने अमीर लोग भी कुरान पाक पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने अमीर लोगों के मुतालिक यही सुन रखा था कि वो बेदीन होते हैं। अम्मा जी की ज़बानी मुझे ये तो पता चल गया था कि उस लड़की का नाम जरीना था। मैं सोफे पर बैठ गया था। तब वो बोली, कम अज़ कम आज के दिन तो आप मुझसे दूर दूर ना बैठे। मैंने आपको कितना बड़ा तोहफा दे दिया है। मैंने सर हिला दिया था, फिर उठकर बच्चे की तरफ देखा था। वो बिल्कुल अपनी माँ जैसा लग रहा था, प्यारा सा। मैं बोला, जरीना बच्चा तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। वो मेरी ये बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। फिर मैं बोला, अब तुम आंखें बंद करके आराम करो, मैं ज़रा आता हूँ। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गया था और बंगले में दनदनाता फिर रहा था। कभी एक कमरे में घुसता तो कभी दूसरे में। ये बंगला 3 मंजिला था। इसमें इतने कमरे थे कि हमारे पूरे मोहल्ले के लोग इसमें समा सकते थे, जबकि इस घर में फ़कत 3 लोग रहते हैं, इमरान, उसकी वालिदा और उसकी बीवी। बाकी ये पूरा बंगला मुलाजिमों से भरा पड़ा था। मैंने बंगला देख लिया तो भूख महसूस होने लगी थी, इसलिए मैं किचन में घुस गया। मुलाजमा मुझे देखकर बोली, साहब जी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? मैंने इस बात में सर हिला दिया और बोला, हाँ भूख लगी है, क्या बना है? वो बोली, बिरयानी, कोफ्ते, कीमा, मटन कढ़ाई, खीर और भी न जाने वो किन किन चीज़ों के नाम लेती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे किसी होटल का मेन्यू पढ़कर सुना रही हो। मैं बोला, इतना कुछ क्यों पका लिया है? आज घर में दावत है क्या? मुलाजमा मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। वो बोली, हर रोज़ इतना कुछ ही तो बनता है। मैंने सर हिला दिया और अपनी पसंद की चीज़ें निकाल कर खाने लगा था। मेरी नज़रों के सामने मेरे घर का सादा सा दस्तरखान घूम गया था। हमें तो दाल रोटी भी मुश्किल से मुयस्सर आती थी, और ये लोग इतना सब कुछ खा रहे थे। मैंने सैर होकर खाना खा लिया था। यहाँ देखा तो हर चीज़ बड़ी वाफिर मिकदार में थी। मैंने सोचा कि अपने घर वालों के लिए कुछ ले जाता हूँ। वैसे भी शाम हो गई है, इमरान के वापस आने का वक्त हो गया होगा। मैंने मुलाजमा से कहा कि ये सारे डिशेस 4 लोगों के लिए पैक कर दो। उसने सर हिला दिया और पैक करके बोली, ये कहाँ लेकर जानी है? तो मैंने कहा, एक गरीब फैमिली है, उनको देना चाहता हूँ, बेटी की खुशी में। उस मुलाजमा ने खाना गाड़ी में रखवा दिया था। मैं जब अपने घर पहुंचा तो घर का माहौल अभी तक गमनाक सा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं जन्नत से निकलकर फिर से दोज़ख में आ गया हूँ। मैंने वो खाने के सारे डिब्बे अम्मी के सामने रख दिए थे। अम्मी मेरी जानिब देख भी नहीं रही थी। शायद वो सभी मुझसे नाराज़ थे। मुझे मेरे उस गुनाह की सज़ा दी जा रही थी जो कि मैंने किया भी नहीं था। मैं बोला, अम्मी ये खाना उठा लें। अम्मी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो मैं वापस आकर गाड़ी में बैठ गया था। सोचा कि जाकर इमरान से मिल लेता हूँ और उससे बेटी की मुबारकबाद देकर कहता हूँ कि मेरे लिए कोई मुलाजमत तलाश कर दे। मैं एक बार फिर बंगले में आ गया था। मुझे इल्म हो गया था कि इमरान तो अभी तक वापस नहीं आया था। मैं इमरान के बेडरूम में चला गया था। ये देखकर सुकून मिला कि जरीना और बच्चा तो सो रहे हैं, यानी मुझे किसी के सवालात के जवाब नहीं देना थे। मैंने इमरान की अलमारी खोली तो महंगे तरीन कपड़े देखकर तंग रह गया था। उस अलमारी के खुफिया खाने में नोटों की गड्डियाँ पड़ी थीं। इतने पैसे देखकर सोचा कि मेरी तीनों बहनों की शादी खुशअस्लूबी से हो सकती है। मैंने वो पैसे उठाने चाहे, मगर चूंकि फितरत में लालच और चोरी का अंसर नहीं था, इसीलिए ऐसी हरकत करने से बाज ही रहा था। मैं ये सब चीज़ें देख रहा था कि इमरान की वालदा कमरे में आ गई थी। मैंने उनकी जानिब देखकर कहा, मैं दूसरे कमरे में सोना चाहता हूँ, यहाँ पर बच्चा तंग करेगा। तो अम्मा जी कहने लगी, इमरान तुम ऐसी हरकतें करके अपनी माँ का सर शर्म से क्यों झुकाना चाहते हो? जरीना क्या सोचेगी कि मैंने तुम्हारी तरबियत कैसे की है? तुम मुश्किल में अपनी बीवी का साथ नहीं दे रहे। मैं बोला, मामा आप मेरी मजबूरी को भी समझने की कोशिश करें ना। मामा कहने लगी, ठीक है तुम गेस्ट रूम में चले जाओ, अपनी बहू के साथ आज मैं वक्त गुजार लूँगी। मैं मुस्कुरा दिया और बोला, आप बेस्ट हैं। मैं आलीशान गेस्ट रूम में जाकर सो गया था। सुबह मेरी आंख बड़ी देर से खुली थी। मैंने खुद को बदले हुए माहौल में पाया था। बहुत सोचने के बाद मुझे याद आया कि मैं तो इमरान के घर पर हूँ। खैर मैं उठकर फ्रेश हुआ और इमरान का ही सूट पहन लिया था। अच्छा सा नाश्ता किया तो मम्मा कहने लगी कि तुम अपनी बीवी के पास चले जाओ। मैं जरीना का सामना नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो किसी और की बीवी थी, इसीलिए मैं उसके कमरे में बहुत कम जाता था। मैं खाना खाकर घर से निकल गया था और तब जेब में पड़े हुए मोबाइल का ख्याल आया था। मैंने देखा उस पर 60 मिस कॉल्स थी।
अम्मी और समीना के नंबर से मुझे बार बार फ़ोन आया हुआ था। मैंने कल से अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर लगा दिया था, इसीलिए मुझे इल्म नहीं हुआ। खैर मैंने सोचा कि घर वालों से जाकर मिल लूँ, वो मेरे लिए मुतफक्किर होंगे। मैं घर गया तो अम्मी मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, तुम कहाँ चले गए थे? रात भर घर नहीं आए। मुझ पर एक एक लम्हा क़यामत की तरह गुजरा था, जबकि मेरी बहनें भी मुझे देख कर रो रही थी। मैं बोला, अम्मी आप फिक्र न करें, मैं खैरियत से हूँ। मैं एक बहुत ही अहम काम में लगा हुआ हूँ। आप यकीन करें, उसका नतीजा बहुत अच्छा निकलेगा। हमारे हालात बदल जाएंगे। अम्मी कहने लगी, मुझे सच सच बताओ सैफ, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? तुम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे? मैं बोला, नहीं अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे हमारे नसीब जाग जाएंगे। अम्मी मुतफक्किर थी। वो मुझसे राज जानना चाहती थी, मगर मैं उन्हें कुछ भी बताने से कतरा रहा था, क्योंकि वो मेरी बात सुनकर मुझे ये सब करने से मना कर देती। वो कह देती कि ये धोखाधड़ी है और मैं तुम्हें ये करने की इजाज़त नहीं दे सकती। मैंने अम्मी से कहा कि मुझे 3-4 रोज़ घर से बाहर रहना पड़ेगा। अम्मी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने सर पर रख दिया और बोली, तुम्हें मेरे सर की कसम है, किसी को कोई नुकसान मत पहुंचाना। मैंने सर हिला दिया और घर से बाहर निकल गया था। ड्राइवर ने जल्दी से उतरकर मेरे लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे ये सब ख़त्म कर देना चाहिए। मैं अपनी हकीकत इमरान की मामा को बता दूंगा, ताकि वो अपने बेटे को ढूंढ ले। ये ना हो कि वो किसी गलतफहमी में बैठी रहे। मैं बंगले में पहुंचा तो मामा को लॉन में कुर्सी पर बैठे हुए पाया था। उनके एक हाथ में कागज़ था। वो भीगी आंखों से उस कागज़ पर लिखे अल्फाज पढ़ रही थी। मैं भी उनके सामने जाकर बैठ गया था। उन्होंने अपनी आंखें साफ की और मेरी जानिब देखकर बोली, इमरान तुम कहाँ गए थे? ऑफिस से तो कॉल आई है कि तुम पिछले 3 दिनों से वहाँ नहीं जा रहे। मैंने नज़रें झुका दी और बोला, मैं अपने घर गया था। मेरी बात सुनकर मम्मा फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, जब तुम्हारा घर कोई और था तो फिर तुम इमरान की जगह क्यों आ गए थे? मैं बोला, मुझे माफ़ कर दे, मैंने गलत किया, लेकिन इसमें सारा कसूर मेरा भी नहीं है। आपके मुलाजिम ही मुझे बाहर सड़क से ज़बरदस्ती खींचकर अपने बंगले में ले आए थे। मैं बंगले में दाखिल हुआ तो आपने भी मुझे नहीं पहचाना। मैंने सोचा कि चलो एक दिन अमीरों की दुनिया में रहकर देख लूं कि ये लोग कैसे रहते हैं, मगर मेरा दिल नहीं भरा तो मैं इमरान का ही रूप धार कर आपके घर में रहने लगा। मामा, आपने जब मुझे गले से लगाया तो क्या आपको महसूस नहीं हुआ कि मेरे बदन से आपकी बेटी की खुशबू नहीं आ रही? और फिर जरीना के साथ भी तो मेरा रवैया लिया दिया सही था ना? क्या आपको तब भी मुझ पर शक नहीं हुआ? मामा की आंखें अभी भी भीगी हुई थी। वो कहने लगी, मेरा जो इमरान था ना, वो भी जरीना के साथ ऐसे ही रहता था जैसे तुम थे। तुम्हें इल्म है क्या? जरीना मेरे भाई की बेटी थी। जब ये छोटी सी थी तब इसके वालिदैन मेरे घर में रहने के लिए आ रहे थे। मेरे पास रहे, हमने बहुत बेहतरीन वक्त गुजारा था एक साथ। फिर उन्होंने वापसी का कसद किया तो मेरा दिल चाहता था कि मैं उन्हें किसी तरह रोक लूं। मेरे बार बार कहने पर भी वो नहीं रुके। भाई ने बस इतना ही कहा था कि अब जाने का वक्त हो गया है। मुझे क्या इल्म था कि उनका इशारा किस तरफ है। वो घर के रास्ते पर थे, मगर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट एक ट्रक से हो गया था। मेरा भाई और भाभी तो मौके पर ही इंतकाल कर गए थे, जबकि मेरी भतीजी बच गई थी। वो यतीम बनकर मेरे घर आ गई थी। मैंने उसे अपनी बेटी बना लिया, उसका बहुत ख्याल रखा, मगर जरीना के दिल में जो वालिदैन की मौत से खौफ बैठा था वो निकलता ही नहीं था। मैं इसका बहुत ख्याल रखती थी। इमरान भी जरीना के साथ बहुत अच्छे से पेश आता था, मगर फिर जब दोनों बच्चे बड़े हो गए तो जरीना को रुखसत करने का डर मेरे दिल में बैठ गया था। मैं उसको खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उसकी शादी इमरान के साथ कर देती हूँ। मैंने इमरान से कहा कि तुम जरीना से शादी कर लो, तो वो उछल ही पड़ा था। वो बोला कि ऐसा नामुमकिन है, वो मेरी बहनों जैसी है। मैं बोली, मगर वो तुम्हारी बहन नहीं है। मैंने ज़बरदस्ती ही इमरान की शादी जरीना से कर दी थी। मुझे लगा था कि वक्त के साथ साथ दोनों बच्चे आपस में घुल मिल जाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। इमरान एक दिन मेरे पास आया और बोला कि अम्मी, मैं जरीना को तलाक देना चाहता हूँ। मैं ये बात सुनकर बड़ी परेशान हो गई थी। मुझे ऐसा लगा था कि अब तो मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगी। मैं इमरान के सामने रो दी थी, मगर वो बोला, अम्मी, पहले भी मैं आपकी ब्लैकमेलिंग में आ गया था। अब चाहे आप मेरे सामने जितने मर्जी आंसू बहा लें, मैं आपकी बातों में नहीं आऊँगा। मैं जरीना को छोड़ने का इरादा कर चुका हूँ। मैं चुप करके अपने कमरे में चली गई थी। सारी रात इस मसले का हल सोचती रही थी। आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंची। मैंने इमरान से कहा कि तुम जरीना से मुझे इस जायदाद का वारिस पैदा कर दो, उसके बाद तुम जहाँ चाहे मर्जी चले जाना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं रहेगी। मैंने ये सब फ़कत इसलिए कहा था क्योंकि मुझे यकीन था कि औलाद को देखकर इमरान का दिल जरीना की जानिब माइल हो जाएगा, वो उसके साथ खुश रहने लगेगा। मगर मैं नहीं जानती थी कि ये मेरी खाम ख्याली साबित होगी।
फिर कुछ यूं हुआ कि इमरान ने सच में जरीना से मुझे वारिस तो पैदा कर दिया, लेकिन वो उसी दिन घर छोड़कर चला गया था। उसने तो बच्चे की शक्ल भी नहीं देखी थी। आज मुझे ये खत चौकीदार ने पकड़ाया है। उसने कहा कि इमरान साहब मुझे पकड़ा कर चले गए थे, लेकिन जब मुझे हवेली की वारिस की खबर मिली तो मैं ये खत देना भूल गया था। अब मैं यहाँ बैठी खत पढ़ रही थी। इसमें लिखा था कि अम्मी, मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। आपको आपकी जायदाद का वारिस मिल गया है। अब मुझे उम्मीद है कि आप खुश हो गई होंगी। ये खत पढ़कर मैं रो रही थी। और तुम्हें पता है क्या, मुझे इल्म हो गया था कि तुम मेरे बेटे इमरान नहीं हो, तुम तो सैफ हो। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया और बोला, आपको मेरा नाम कैसे आता है? तब मम्मा फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, मेरे 2 जुड़वा बेटे थे, एक बचपन में ही खो गया था। मेरी एक मुलाजमा थी जो मैंने बच्चों की देखभाल के लिए रखी थी। वो मेरे 1 साल के बेटे सैफ को लेकर यहाँ से भाग गई थी। उसके बाद मैंने हर तरह से उसकी खोज लगा ली, लेकिन मेरा बेटा मुझे कहीं नहीं मिला था। तुम मुझे कहीं भी नहीं मिले थे। मैं ये बात सुनकर दंग रह गया था। मैं बोला, आपकी मुलाजमा का नाम कहीं रक्षंदा तो नहीं? मामा ने नफ़ी में सर हिला दिया था। वो कहने लगी, मेरी मुलाजमा का नाम सना था। वो तुम्हें लेकर भाग गई थी, और जब इतने बरसों के बाद मैंने तुम्हें गले से लगाया तो मुझे यही महसूस हुआ कि तुम तो मेरे बेटे हो। इसीलिए मैं पहचान नहीं पाई कि तुम इमरान नहीं हो। मैं सब बातें सुनकर हैरान रह गया था। मैंने मम्मा से कहा, आप मेरे साथ चलें। मैं उन्हें अपने घर लेकर आ गया था। मैं बोला, अम्मी, ये औरत मेरी माँ होने का दावा कर रही है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? ये बात सुनकर अम्मी दंग रह गई थी। वो कहने लगी, अगर ये औरत ऐसा कह रही है तो सच ही कह रही होगी, क्योंकि बेटा तुम मेरी सगी औलाद नहीं हो। हमारे मोहल्ले में एक औरत रहने के लिए आई थी, सना, तुम उसकी औलाद हो, लेकिन वो तो इस मोहल्ले में आने के फ़कत 4 माह बाद ही इंतकाल कर गई थी, और तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंप गई थी। तब से मैंने तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला है। ये सब बातें सुनकर मैं हैरान रह गया था। मम्मा ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तो मैं बोला, मैं अपनी जवान बहनों को छोड़कर नहीं जा सकता। मम्मा भी परेशान थी। तभी मामा के मोबाइल पर इमरान की कॉल आ गई थी। वो कहने लगा, मम्मा, आप मुझे माफ़ कर दें, मैं जरीना के साथ नहीं रह सकता। तो मम्मा फूट फूट कर रोने लगी और बोली, तुम घर वापस आ जाओ, मैं तुम्हें जरीना के साथ रहने पर मजबूर नहीं करूंगी। फिर वो जैसे ही वापस आया तो उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। मैं भी अपनी अम्मी और बहनों के साथ ही रहता हूँ। मामा ने मुझे बताया कि मैं इतनी बड़ी जायदाद का आधा मालिक हूँ। अब मैं ऑफिस भी जाता हूँ, अच्छा कमाता हूँ, जबकि फुप्पो तो हमारे बदलते हुए हालात देखकर हैरान है। वो अब समीना का रिश्ता लेना चाहती हैं, लेकिन समीना ने इस शादी से इनकार कर दिया है। मेरी तीनों बहनों की बहुत अच्छी जगह पर शादियां हो गई, तो मैं अपनी अम्मी को लेकर मामा के बंगले में आ गया हूँ। मैंने जरीना के साथ शादी कर ली है। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस तरह से बदल जाएगी। ये एक सुहाना ख्वाब था जो कि सच हो गया था, और ये सब मेरे मालिक की अता है। बेशक अल्लाह जिसे चाहे नवाज देता है। बेशक। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।